हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुनीश शर्मा फ्रॉम मुनीश शर्मा फिजिक्स क्लासेस। हम लोग यूट्यूब पे आ गए हैं और एक प्रोफेशनल रूप से हम आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलना शुरू कर दें और ये पूरे साल मेरे साथ बोलेंगे। आर यू रेडी? जो जेई एस्पिरेंट जेई बोलेंगे, वो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो नीट बोलेंगे, तो बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं वो स्कूल बोर्ड के हिसाब से बोलेंगे। यस, नेक्स्ट ईयर मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाया, मुझसे सिली मिस्टेक नहीं हुई, मैं वहां पर नर्वस नहीं हुआ, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं आईआईटी में जेई के थ्रू जा चुका हूं, मैं बोर्ड में टॉप कर चुका हूं। दैट्स इट। चलिए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। हम लोग का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म हो गया था। आर यू रेडी? हाँ, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इंटीग्रेशन में दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब उसमें एक रेंज होगी जिसके अंदर इंटीग्रेशन होगा, और इनडेफिनिट में कोई रेंज नहीं होगी, और वो इंटीग्रेशन में हमें ये नहीं बताया जाएगा कि लिमिट सेट नहीं की जाएगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर थोड़ा सा आप इंक्विजिट हैं कि इंटीग्रेशन होती क्या है, एक्चुअली ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। हल्का सा समझाना चाहूंगा एरिया अंडर द कर्व क्या चीज होती है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, और मान लीजिए हमारा ग्राफ ये रहा। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना मैंने, और मुझे अब छोटा सा एरिया चाहिए इसका। और अगर मुझे इसका छोटा सा एरिया चाहिए तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, dx विड्थ की, और ये dx इतना छोटा है कि जो आपको यहाँ पर इस तरह से टेढ़ी लाइन दिख रही है, ये पॉइंट्स इतने पास होने चाहिए कि ये सीधी लाइन बन जाए। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई टेढ़ी लाइन है, अगर मैं यहाँ और यहाँ लूँगा तो ये पूरी टेढ़ी दिख रही है आपको। अगर पॉइंट और पास पे लाऊंगा तो अभी भी टेढ़ी दिख रही है, और पॉइंट पास पे लाऊंगा कम टेढ़ी होगी। अगर इसके जस्ट साइड वाला पॉइंट ले लूँगा तो आप जानते हैं वो लगभग सीधा हो जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसे में ये वाली चीज जब बहुत पास का dx इतना छोटा है कि ये जो टेढ़ी लाइन है लगभग ऐसी हो जाएगी, तो आपको पता है ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जिसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर जो भी इसका y है वो उसकी लंबाई हो गई, और उसकी जो विड्थ है जो वो dx हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा, जो छोटा सा एरिया होगा इस स्ट्रिप का वो होगा y इंटू dx। सो y इंटू dx आपका छोटे से स्ट्रिप का एरिया है। अगर अब मुझे पूरा एरिया चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगले स्ट्रिप का एरिया लूँगा, उससे 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 अगले स्ट्रिप का एरिया लूँगा। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जो टोटल एरिया है इस कर्व के अंदर वो होगा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। इस इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन किसका? इन छोटे छोटे एरियाज का, y dx का। इस स्ट्रिप का एरिया सम होगा अगले वाले स्ट्रिप के एरिया के साथ, उसका समेशन होगा अगले वाले स्ट्रिप के एरियाज के साथ, और ऐसे ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, पॉइंट नंबर 1। चलिए सबसे पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। सो हमारा जो पहला फॉर्मूला होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये कांस्टेंट क्यों आया आप समझ गए होंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, एरिया
बहुत बड़ा है, तो पहले हमने क्या किया, एक छोटे से रीजन का एरिया निकाल कर उसमें बाकी जो लिमिट नहीं है, तो जो भी बाकी का एरिया है वो कांस्टेंट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप याद रखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में इस तरह का सिंबल होगा, कोई भी रेंज नहीं होगी उसमें, और हमेशा जब आंसर आएगा उसमें हमें +c लगाना पड़ेगा, बिकॉज इनडेफिनिट एरिया होगा, और उस इनडेफिनिट एरिया को अगर हमें सामने रखना है तो एक +c हम साथ में +c करने से क्या हो जाता है कि उसकी जो रेंज है वो इनडेफिनिट हो जाती है। एनीवे, सो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x⁵ 5+1 बाई 5+1 प्लस c। सो ये हो गया x⁵6/6 प्लस c। तो यह हमें पता लगा, पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो मान लीजिए हमारे पास √x विद रिस्पेक्ट टू dx है। आप जानते हैं ये और कुछ नहीं है, x⁵1/2 dx है, और अब आप जानते हैं इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x⁵1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 प्लस c। सो ये कितना आ जाएगा, x⁵3/2 बाई 3/2 प्लस c। ये अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और अगला एग्जाम्पल है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। और ये हमें पता लगा इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आप जानते हैं आप 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁵0, और आपको पता है x⁵0 का इंटीग्रेशन होगा x⁵0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस c, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस c। आपको याद रखना है dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटीग्रेशन आपको दिया गया है 1/x dx, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1 dx। हमेशा याद रखिए वो जो x⁻n dx वाला फॉर्मूला है उसमें n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। सो हम इस पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर n कितना है, -1। सो हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो किस पे अप्लाई नहीं होता, जब भी n -1 हो। इसका मतलब x⁻⁻1 dx को आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। Yes, इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx इज नथिंग बट कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वो x होता है। सो इट इज नथिंग बट 7x प्लस c। ये भी हो गया। ये फॉर्मूला नंबर 2, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ e⁵x dx इज इक्वल टू e⁵x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 3, वही फॉर्मूला जिस पे फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लग पाता है, उसको करने के लिए हमारे पास 1/x dx को फिर कैसे इंटीग्रेट करते हैं। 1/x dx को हम x⁻⁻1 से नहीं कर पाते हैं, सो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या है, log बेस e x प्लस c। फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 आ जाता है, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, और वो होता है -cos x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ sec square theta with respect to dx is equal to tan x plus c। sec square x है ये। ये इंटीग्रेशन ऑफ
cosec square x with respect to x is nothing but minus cot x plus c। फिर उसके बाद अगला इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x with respect to dx is nothing but sec x plus c। और लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x with respect to dx is minus cosec x plus c। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप ये फॉर्मूले याद कर लें और तभी आप आगे का लेक्चर समझ सकते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन के रूप में ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस साइन एक्स माइनस 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। सो आपको पता है यहाँ कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। x² का इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूले से x की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 हो जाएगी। साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस x है, फॉर्मूले से आंसर आ गया। माइनस की जगह माइनस 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log बेस ही x है, और इस तरह से हम लोगों ने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया। प्लस c लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई रेंज नहीं है और ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। क्लियर हो गया होगा। तो इस एक एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे, अगर बीच में बहुत सारे फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस आ जाए तो कैसे अलग अलग टुकड़े का इंटीग्रेशन करके बीच में प्लस माइनस आपको अटैच कर देना है। ओके, अब आगे चलें अगर, तो जो अगली चीज़ आती है वो है डेफिनाइट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज़ है? डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने जैसे आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, एक हम लोगों ने ग्राफ लिया था, एक रेंज होगी कि भाई इस x1 से लेकर इस x2 के बीच में ही एरिया चाहिए। तो जब हम आपको एक रेंज दे देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड एरिया हो जाता है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है और उसमें प्लस ही नहीं लगता। ठीक है, तो वैसे ही अब अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास x² प्लस x प्लस 7 का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx और रेंज है 0 से 1, तो यहाँ से हमने पकड़ लिया कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि रेंज आ गई 0 से 1, हमारी रेंज आ गई। यस, तो आप जानते हैं पहले x² का इंटीग्रेशन करूँगा और वो होगा x की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, फिर x का करूँगा जो कि क्या होगा x की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1, और फिर उसके बाद 7 कांस्टेंट है का dx के रिस्पेक्ट में 7 बाहर आ गया, अकेले dx मतलब आप जानते हैं अकेले dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट बनता है। तो कभी भी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और अगर उसमें रेंज है तो मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रल है, और अगर उसमें रेंज है तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और ये वाली जो रेंज है वो उसके राइट साइड पे लिख दीजिए 0 से 1। उसके बाद आप जब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस 7x, और आपको पता है रेंज 0 से 1। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब जो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई थी, पहले जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पहले ऊपर वाली लिमिट डलेगी, मतलब इक्वल टू यहाँ x है वेरिएबल, यहाँ पहले ऊपर वाली लिमिट 1 डलेगी, तो 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 × 1। पहला काम ये होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 1 डलेगा, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डलेगा, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, बाई 3 0 रहेगा, प्लस
0 का स्क्वायर 0/2 0 रहेगा, 7 इंटू 0 0 रहेगा। तो आप समझ गए होंगे जो भी हमारा एक्सप्रेशन आता है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं पहले उसमें ऊपर वाली लिमिट डलेगी, माइनस जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसमें सारे वेरिएबल्स में नीचे वाली लिमिट डलेगी, और इस तरह से हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास 1/3 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, प्लस 7 आ गया, माइनस 0 कुछ नहीं होता। आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी समझ में आ गया होगा। यस, अब मैं आखिरी एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। अगर कभी भी हमारा जो फंक्शन है, जो भी हमारे फॉर्मूले हैं जिसमें x होता है, उस x की जगह अगर लीनियर इक्वेशन हो तो क्या करना है, ये सुनो। तो मान लीजिए हमारा जो पहला फॉर्मूला था वो x की पावर n dx, जो कि आपको पता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c था। अगर ये इनडेफिनेट है, और अगर डेफिनेट है तो आप जानते हैं उसमें रेंज होगी और उसमें प्लस c नहीं लगेगा। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी आपके बेस फॉर्मूले में x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, मतलब इस x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, मतलब x ना हो, यहाँ पर हो 2x - 7 की पावर 5 dx, तो आप समझ गए होंगे x की जगह एक नया फंक्शन आ गया, मतलब फंक्शन विद इन फंक्शन। और वो फंक्शन कौन सा होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। तो कभी भी अगर हमारे x की जगह एक लीनियर इक्वेशन आ जाए, और लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है, वो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसको जब आपको सॉल्व करना है तो पहले ऐसे ही कर दीजिए। x की पावर n कितना होता है, x की पावर n+1/n+1, तो 2x - 7 की पावर 5 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 7 की पावर 5+1/5+1। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो भी x से पहले कोएफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर 2 है, उससे डिवाइड कर दीजिए और आपका काम बन गया। समझ आ गया होगा। जब भी कभी x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए तो क्या करें, उसे x की तरह ही कर दीजिए जैसे करते हैं। बस क्या करिए, लीनियर इक्वेशन में x से पहले जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेकर और क्लियर कर लेते हैं इसे। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और हम जानते हैं इसका आंसर कितना होता है, -cos x + c। अब यहाँ पर x की जगह मैं एक लीनियर इक्वेशन डालने वाला हूँ। x की जगह मैं डाल रहा हूँ 5 - 4x। आप समझ गए होंगे x की जगह हमारे पास क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन, और इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, जैसे sin x का -cos x होता है तो यहाँ पर sin 5 - 4x का क्या आंसर आएगा, -cos 5 - 4x। और अब क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन में x से पहले जो भी है वो कौन है, -4, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, +c। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक और मैंने एस्पेक्ट बता दिया। यस, फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे, जहां पर मैं एक रॉड लूंगा जिसका मास वेरी कर रहा होगा, और मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। पर वो सब तब हो पाएगा अगर आप आज वाले लेक्चर के सारे फॉर्मूलेज याद करेंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे के सारे एप्लीकेशन जो मैंने बताए। मैं बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है और बहुत सारे तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी मैथ्स है, कम से कम 1-2 महीने पढ़ाया जाता है 12th में, आपको पता है मैथ्स। पर मैं यहाँ फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं उतना इंटीग्रेशन आपको बताऊँगा जो ज़रूरी है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली आज वाले लेक्चर को बहुत सीरियसली पढ़ लीजिए, जिससे कल जब मैं इसका छोटा सा एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे करिकुलम में कहाँ इंटीग्रेशन कैसे कैसे यूज होगी। गुड, आपको सबको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अच्छे से मेरे साथ सारा का सारा फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं। रिलैक्स रहिए, मैं सब कुछ कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बाय, टेक केयर। अरे होमवर्क तो रह गया, हाँ, बिना होमवर्क के तुम तो बचने वाले थे, मैं तो भूल गया था होमवर्क भी देना है। तो होमवर्क ये रहा। सो होमवर्क क्वेश्चन है सबसे पहला, एंड दैट इज रूट ऑफ 3x + 7 विद रिस्पेक्ट टू dx सॉल्व करिए। नंबर 2, इंटीग्रेशन किसका, sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट्स 0 से π/3। और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, and that is x² plus e⁻x plus 1 dx का इंटीग्रेशन 0 से 1। ये 3 होमवर्क क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट।